2023 को हिमाचल में एक इतिहास रचा गया। प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब विधानसभा में एक दिन का पूरा सत्र बच्चों द्वारा चलाया गया। 68 विधायकों और विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका बच्चों द्वारा निभाई गई। 12 जून को हिमाचल विधानसभा में बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर बाल सत्र का आयोजन किया गया। इसमें बाल विधायकों ने अपने अपने चुनाव क्षेत्रों से जुड़े कई सवाल पूछे। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश की कला एवं संस्कृति के संरक्षण हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाया जा रहा है? सरकार विवरण सभा की सभा पटल पर रखी। प्रश्न संख्या 2, प्रदेश के प्रमुख एवं ऐतिहासिक मंदिरों की जो प्रदेश की संस्कृति का भी प्रतीक है, उन तक पहुँचने वाली सड़कों की हालत बहुत ही खस्ता है, उन तक जिसके कारण हजारों की संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं को अनेकों तकलीफों का सामना करना पड़ता है। क्या ऐसे में सरकार इन सड़कों की मरम्मत का कोई विचार करती है? अगर हाँ तो कब तक और नहीं तो क्यों? माननीय पर्यटन एवं कला संस्कृति मंत्री सुश्री दिव्यांशी शर्मा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन को बताना चाहती हूँ कि प्रदेश की कला एवं संस्कृति के संरक्षण हेतु सरकार ने हाल ही में शिमला में समर फेस्टिवल का आयोजन किया है। इस प्रदेश सरकार ने हमारे राज्य यानी हिमाचल प्रदेश के प्रमुख नृत्य नाटी के संरक्षण एवं इसके प्रोत्साहन के लिए विभिन्न सामाजिक संगठनों के सहयोग से समय समय पर आयोजन करती रहती है। मैं सदन को बता दूं कि प्रदेश में कला एवं संस्कृति को संजोए रखने के लिए विभिन्न जगह पर संग्रहालय भी मौजूद है। प्रश्न संख्या 2, प्रदेश सरकार हिमाचल के प्रमुख पौराणिक ऐतिहासिक मंदिर जो देवभूमि हिमाचल प्रदेश की संस्कृति का प्रतीक है, उन मंदिरों तक पहुंचने वाली सड़कों के मरम्मत के लिए विचार रखती है, परंतु अभी तक इन मंदिरों में श्रद्धालुओं के आवाजाही के कारण सरकार ने कुछ समय के लिए इस पर रोक लगाया है। जब मंदिरों में श्रद्धालुओं की संख्या थोड़ी कम हो जाएगी, तब सरकार द्वारा तय किए हुए विभाग इस कार्य को पूर्ण करेंगे। महोदय, मैं आपकी अनुमति से इस सदन को बता देना चाहती हूँ कि हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश में प्रत्येक पर्यटन स्थल से जुड़ा हुआ प्रत्येक रिकॉर्ड मांग रही है, इकट्ठा कर रही है, जिससे हम एक नया पर्यटन रूट बना सके, ताकि हिमाचल प्रदेश धार्मिक पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन एवं रोमांचकारी पर्यटन के विषय में एक समग्र नीति बना सके। मैं सरकार के सामने यह प्रस्ताव रखता हूं कि हेम्प की खेती को कानूनी रूप से करने का प्रावधान सरकार सदन में लाए और साथ ही उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड राज्य की तर्ज पर हेम्प की खेती को अधिकृत किया जाए। महोदय, इस कानून से सरकार को 4 मुख्य फायदे होंगे। 1, महोदय, हेम्प पौधे की कानूनी रूप से खेती करने से गैर कानूनी रूप से हो रही खेती पर नकेल कसेगी, साथ ही राज्य के राजस्व को फायदा होगा। दूसरा, खेती के कानूनी रूप से होने पर हेम्प की गैर कानूनी रूप से खेती कर रहे किसानों को अपनी बात का ज्यादा मूल्य मिलेगा, साथ ही तस्करों पर रोक लगेगी। तीसरा, हेम्प के पौधे से कई प्रकार की दवाइयां एवं कपड़े बनाए जाते हैं, जिससे राज्य में लघु उद्योगों का निर्माण संभव है। चौथा, इसी के साथ राज्य की कानून व्यवस्था पर इस गैर कानूनी व्यापार के कारण पड़ रहे आर्थिक बोझ में भी कमी आएगी। मैं अंत में इतना ही कहना चाहूंगा महोदय कि हिमाचल में गैर कानूनी रूप से हो रहे इस व्यापार को हमें हमारी कमजोरी बनाने के बनस्पत हमें इसमें अवसर तलाशने चाहिए, जो हमारे राज्य के विकास में अहम योगदान दे सके। सदन में बाल विधायकों ने प्रदेश के विभिन्न विषयों के मुद्दे उठाए। इसका जवाब संबंधी विभागों के बाल मंत्रियों ने दिया। विधानसभा की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू हुई। इस विधानसभा सत्र में पहुंचे बाल विधायकों को अपने विचारों को दुनिया तक पहुंचाने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ा। अपने घर से या स्कूल से सभी दावेदारों ने अपने विचार अपने मोबाइल से दुनिया तक पहुंचाए। ये सभी बाल विधायक आज विधानसभा सत्र में अपनी बात कैसे रखेंगे, इस बात की सारी तैयारी भी ऑनलाइन की गई। हम बच्चे अगर बाल मेला को डिजिटल बनाकर पूरे देश को जोड़ सकते हैं, तो राष्ट्र निर्माण में और भी बड़ा योगदान दे सकते हैं। सम्मानित मंच का हृदय से स्वागत करते हुए मैं अपील करता हूँ कि बच्चों को सही मायने में परिवार, समाज
और देश निर्माण में साझेदारी। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोरोना काल में जहां चारों ओर तबाही का मंजर मानव प्रजाति ने देखा, वहीं इस आपदा ने हमें नए अवसरों से भी मुखातिब कराया। इसमें सबसे बड़ा बदलाव हमारी शिक्षा पद्धति में दिखाई दिया है। बदलाव ऑनलाइन रूप से पढ़ने का और पढ़ाने का। ऑनलाइन माध्यम से बच्चों के लिए ऐसे संसाधनों का विकास किया गया जिनमें बच्चों के लिए पढ़ाई बहुत से ज्यादा मनोरंजन बन गई। अब बच्चे विषयों की गहराइयों को समझने लगे हैं। ऐसे में मेरा सरकार से अनुरोध है कि अब समय आ गया है कि हम पारंपरिक शिक्षा को पीछे छोड़कर आधुनिक शिक्षा के दौर को अपनाएं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सभा को ये बताना चाहता हूँ कि प्रदेश सरकार क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, आइस हॉकी, गोल्फ, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कबड्डी, टेनिस, वॉलीबॉल, जूडो, कुश्ती, खो-खो, हैंडबॉल जैसे पारंपरिक खेलों के साथ ही पैराग्लाइडिंग, स्कीइंग, आइस स्केटिंग, ट्रैकिंग जैसे रोमांचक खेलों में भी बढ़ावा दे रही है। प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए एवं खिलाड़ियों के प्रोत्साहन हेतु राज्य सरकार की नौकरियों में 3% के कोटे का प्रावधान मौजूद है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई बात नहीं, हमारे साथी सदस्यों के जो भी कंसर्न है मैं उन्हें समझती हूँ। मेरा उत्तर भले ही माननीय नेता प्रतिपक्ष को खाना पूर्ति लग सकता है, पर मैं अपनी जनता के लिए सदैव कर्तव्य निष्ठा से कार्य कर रही हूँ। मुख्यमंत्री होने के नाते प्रदेश के युवाओं में नशे की बढ़ती लत से मैं भी दुखी रहती हूँ और इसलिए माननीय गृह मंत्री जी को सख्त कार्यवाही करने के मेरे निर्देश हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार इस समस्या के निवारण हेतु हर संभव प्रयास कर रही है और जल्द ही इस सदन को इन प्रयासों का परिणाम धरातल पर देखने को मिलेगा। अभी हमारे कार्यकाल को थोड़ा ही समय हुआ है, जल्दी आपको हमारे द्वारा किए गए प्रयास दिख जाएंगे, तो थोड़ा सब्र रखिए। यह कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बताया कि बाल सत्र की तैयारियां अप्रैल माह से चल रही थी और बाल सत्र के लिए 68 में से 63 बच्चे हिमाचल के चयनित हुए, जबकि 5 बच्चे अन्य राज्यों से भी संबंध रखते थे। बाल सत्र में कुल 40 लड़कियों और 28 लड़कों का चयन हुआ। इन्हीं बच्चों में से मुख्यमंत्री, स्पीकर, नेता प्रतिपक्ष, विधायक, सचिव की भूमिका निभाते नजर आए। बाल श्रम निषेध दिवस के मौके पर आयोजित सत्र में भाग लेने वाले सभी बच्चों को बधाई देते हुए विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि बच्चों के सवाल जवाब देकर उनका विश्वास दृढ़ हुआ है कि हिमाचल प्रदेश का भविष्य सुरक्षित है। उन्होंने कहा, आने वाली पीढ़ी अपनी जिम्मेदारी समझने लगी है, इसीलिए उज्जवल हिमाचल प्रदेश का निर्माण स्वाभाविक है। बाल सत्र के दिन इस बात को अनुभव करेंगे कि हमें ऐसा लगता है कि आने वाली पीढ़ी अपनी जिम्मेवारी समझने लगी है, इसलिए उज्जवल हिमाचल प्रदेश का निर्माण जो स्वाभाविक है और हम इस बात से जो है पूरी तरह से अब निश्चित रूप से जो है हमें ऐसा महसूस हो रहा है। अब बच्चों की अभिव्यक्ति से देख लीजिए, ऐसा लगता है बच्चों के अंदर ज्ञान की कोई कहीं कमी नहीं है, परिपक्वता की कोई ऐसी कमी नहीं है। जब बच्चे इस तरह के होंगे तो समाज भी और ज़्यादा सशक्त होगा, मजबूत होगा, और समाज सशक्त हो तो राजनीति आवश्यक तौर पर सशक्त होगी और सरकारें अपने आप जो अपने दायित्व हैं उनका निर्वहन करेगी। इस मौके पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। साथ ही हिमाचल विधानसभा के स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया, स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि बाल सत्र में विभिन्न मुद्दों पर आए सुझावों पर सरकार विचार करेगी। उन्होंने कहा कि बच्चों के सवाल नए हिमाचल की नींव रखते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 324 के अंतर्गत सदन का ध्यान एक बहुत गंभीर समस्या की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ कि प्रदेश में अधिकतर भूस्खलन वर्षा ऋतु में होते हैं। जिला हमीरपुर में भी मुझे यह देखने को मिला है कि वहाँ कई लोगों के घर और जानें चली जाती हैं।
महोदय, पहाड़ी क्षेत्र में जहां परिवहन के मार्गों का निर्माण हुआ, उन मार्गों के दोनों ओर वर्षा निकासी की समुचित व्यवस्था का प्रबंध भी कराना होगा एवं मार्गों के निर्माण के दोनों ओर 45 डिग्री के कोण पर मलबे के निर्माण के दौरान ही हटा देना चाहिए। यदि हटा ना सके तो उस जगह पर मजबूत दीवारों का निर्माण करा देना चाहिए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, यह एक बेहद ही संवेदनशील विषय है कि विशेष बच्चे जो असहाय तो है ही और अनाथ भी, उन्हें एडॉप्ट करने के लिए आगे आने वाले लोग बहुत कम हैं। अतः विशेष बच्चों को एडॉप्ट कर उनके भविष्य को सुरक्षित करने वाले अभिभावकों को सरकारी योजनाओं के लाभ में प्राथमिकता व विशेष प्रोत्साहन देना जरूरी हो गया है। वर्तमान में विशेष बच्चों के लिए सरकारी आश्रम भी बहुत कम है व अलग अलग डिसेबिलिटीज के बच्चे के स्कूल्स को आप कह सकते हैं कि वो तो ना के बराबर ही है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सरकार इनके लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त आश्रय परिसर व उनकी मल्टीपल डिसेबिलिटीज के लिए नीड बेस्ड स्कूल प्राथमिकता पर बनाने का कार्य करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 324 के अंतर्गत जिस विषय पर रोशनी डालना चाहता हूँ वो एक गंभीर मुद्दा और किसी को भी भावुक करने योग्य है। आज बाल श्रम निषेध दिवस है, जो कि मनाया जाता है उन बच्चों के लिए जिन्हें बहुत ही छोटी आयु से अपनी पढ़ाई छोड़कर काम पर जाना पड़ता है। आज के जमाने में भी प्रदेश में गरीब बच्चों द्वारा भिक्षावृत्ति से लेकर ढाबों में कार्य करवाया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चों द्वारा उनकी बाल्यावस्था में शिक्षा और खेल कूद के बजाय होटलों में बर्तन साफ कराए जाते हैं और बाल श्रम की समस्या राज्य में जाने माने पर्यटक स्थलों पर और भी प्रबल है। ऐसे में हमारी सरकार को बाल श्रम हेतु कड़े कानून बनाने चाहिए। साथ ही पहले से बने कानूनों की कड़ी पालना हेतु सरकार को सजग होना चाहिए। राज्य सरकार द्वारा गरीब बच्चों द्वारा की जा रही भिक्षावृत्ति को पूर्ण रूप से अंकुश लगाने की उचित कार्यवाही करें। साथ ही ऐसे भिक्षावृत्ति करने वाले बच्चों के लिए ऐसे राजकीय आश्रय का संचालन किया जाए जिसमें ऐसे गरीब बच्चों को आवास, भोजन, पढ़ाई इत्यादि सुविधाएं निःशुल्क दी जाए। धन्यवाद। मुख्यमंत्री ने बाल सत्र के दौरान स्कूलों में योगा अभ्यास के लिए विशेष सत्र आयोजित करने के सुझाव पर विचार करने का आश्वासन दिया। निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं, जो बच्चों ने सवाल पूछे, मैं कुलदीप पठानिया जी से पूछ रहा था कि ये सवाल बच्चों ने कहां से पूछे, तो मुझे लगता है कि जो चीज़ें हमने बजट में दिखाई गई है और जिन मुद्दों को हम जनता की अदालत में उठा रहे हैं, मुझे लगता है कि सब चीज़ों का जो हमने बजट प्रस्तुत किया है, 40 साल बाद एक ऐसा बजट प्रस्तुत किया है जो नए हिमाचल की नींव रखेगा और निश्चित तौर पर बच्चों की आशाओं के अनुरूप जो सवाल पूछते हैं उस बजट से मिलते जुलते और जो हम पिछले 5 महीनों से अपने मुद्दे उठा रहे हैं उनसे मिलते जुलते हैं। वहीं इस मौके पर विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपस्थित राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण ने कहा, संसद में इस तरह के आयोजन का होना अपने आप में श्रेष्ठ और प्रेरणादायी है और बच्चों के रूप में जो प्रतिभाएं सामने आ रही है वो हम सब के लिए प्रेरक और ज्ञानवर्धक है। होगा पिछले कुछ एक वर्षों से संसद में इस तरह के कई आयोजन हो चुके हैं और हमारे बड़े महापुरुषों के जन्मदिन के अवसर पर जो फ्लोरल ट्रिब्यूट का आयोजन आजकल हो रहा है वो अपने आप में बहुत प्रेरक है। बल्कि फ्लोरल ट्रिब्यूट एक तरह से वो रस्म अदायगी की तरह रिचुअल बन गया था। उसको पिछले 2-2.5-3 वर्षों से जो नया प्रयोग उसमें मिला है, जिस तरह की प्रतिभाएं आ रही हैं, वो अद्भुत है, प्रेरक है, हम सबके लिए बहुत ज्ञानवर्धक है।
इस सत्र की खास बात ये रही कि हिमाचल को आज तक कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं मिली और इसी दिन हिमाचल प्रदेश को पहली महिला मुख्यमंत्री भी मिली। प्रदेश विधानसभा में जिला मंडी के सुंदरनगर की रहने वाली जानवी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की भूमिका निभाती हुई नजर आई। जानवी ने कहा कि इस सत्र से बाल नेताओं को बहुत कुछ सीखने को मिला और बच्चों को अपनी बात रखने का मौका भी दिया गया। बहुत ही अच्छा। जिस प्रकार स्वयं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो हमारे हिमाचल प्रदेश के सीएम हैं, उन्होंने जब मुझे एड्रेस किया तो फीलिंग आई थी कि हाँ, मैं सच की मुख्यमंत्री के बतौर यहाँ विधानसभा में आई हूँ। स्वयं सीएम साहब ने कहा कि इससे बच्चे अपनी बात रख पाते हैं और इससे बहुत कुछ नेताओं को सीखने को मिला और हम वो बात मुद्दे रख पाएंगे जो बच्चों के मन में आते हैं। अक्सर जिस प्रकार सीएम साहब ने खुद कहा कि पेरेंट्स कहते हैं तो अभी तुम्हारी उम्र नहीं है इन चीज़ों का काम करने की, आने वाले समय में करिएगा, पर इस मौके ने हमें ये बताया कि हाँ, बच्चों की भी कुछ मुद्दे होते हैं और ये मुद्दे कितने जरूरी हैं समाज के सामने आने। विपक्ष के नेता की भूमिका में मौजूद रहे हरिओम गुप्ता ने बाल सत्र को ज्ञानवर्धक बताया। की अध्यापिका है, उसके साथ ही मैं अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि आज उनकी बदौलत ही कहीं ना कहीं, क्योंकि उनकी बदौलत ही आज मैं यहाँ पे हूँ। तो मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने भी प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से मेरी मदद की थी। साथ में मैं हमारे एक भैया हैं विवेक भैया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने कदम कदम पर मेरा साथ दिया और हर पल मुझे अपने साथ एक छोटे भाई के ऐसे लिया। सदन में बाल विधायकों की तीखी नोक-झोंक भी देखने को मिली। इस सत्र के बहाने बाल विधायकों ने प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोली तथा प्रदेश में बढ़ रहे नशे के खिलाफ भी जमकर बहस हुई। ज्यादातर बच्चों ने शिक्षण और स्वास्थ्य संस्थानों में खाली पड़े टीचर और डॉक्टरों से संबंधित सवाल सदन में पूछे। इनका जवाब संबंधित विभागों के बाल मंत्रियों ने दिया। कितनी राजनीति से बड़ी, कितनी राजकीय करियर काउंसलिंग संस्थान मौजूद है। सरकार विवरण सदन के सभा पटल पर रखे। प्रश्न संख्या 2, क्या प्रदेश में शिक्षा विभाग राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9 से कक्षा 12वीं तक की करियर काउंसलिंग का विचार रखता है? अगर हाँ तो कब तक और नहीं तो क्यों? माननीय प्राथमिक शिक्षा मंत्री सुश्री कामाख्या पांडे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि राज्य में एक भी राजकीय करियर काउंसलिंग संस्थान मौजूद नहीं है। माननीय महोदय, मैं सदन को बताना चाहूंगी कि करियर काउंसलिंग का मुद्दा सरकार के ध्यान पहली बार आया है और इस विषय की बच्चों के जीवन में अहमियत समझते हुए मैं हमारे विभाग के अधिकारियों से इस विषय पर अवश्य चर्चा करूंगी। करियर काउंसलिंग व्यवस्था तो शीघ्र अति शीघ्र प्रदेश में लागू करने के प्रयास विभाग द्वारा किए जाएंगे। मेरा माननीय सदस्य से भी आग्रह रहेगा कि बेहतर व्यवस्था के लिए आपके विचार भी हमारे विभाग से साझा करें। प्रश्न संख्या 2, प्रदेश में कुछ पीएचसी मात्र नाम की ही पीएचसी हैं। यहाँ ना तो डॉक्टर हैं और ना ही प्राथमिक सुविधाएं। आम आदमी को बुनियादी चिकित्सा मुहैया कराने के लिए सरकार क्या विचार रखती है? सरकार विवरण सदन की सभा पटल पर रखे। माननीय चिकित्सा मंत्री सुश्री निकुंज रामटा। मैं सदन को बता दूं कि प्रदेश में कुल 606 प्राथमिक चिकित्सा केंद्र। माननीय अध्यक्ष महोदय, विभाग की जानकारी के मुताबिक प्रदेश में सभी पीएचसी कार्यान्वित स्थिति में। यदि माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए सवाल के अनुसार इन चिकित्सा केंद्रों के नाम मौजूद हैं, तो वह विभाग के अधिकारियों को सीधा सूचित करें। विभाग उचित एवं तीव्र कार्यवाही कर उक्त समस्या के निवारण हेतु कर्तव्यबद्ध है एवं उचित कार्यवाही का आश्वासन माननीय सदस्य को देता है। अध्यक्ष महोदय,
बात बुलंद करने का अवसर प्रदान किया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूँगा, माननीय प्राथमिक शिक्षा मंत्री जी, बच्चों की सर्वांगीण विकास हेतु कैरियर काउंसलिंग अति आवश्यक है, जहाँ लाखों युवाओं की भीड़ पारंपरिक विषय से जुड़े रोजगार तलाशने में जुटी रहती है। वहीं वर्तमान जरूरतों के हिसाब से नए कैरियर के विकल्पों की बच्चों को जानकारी नहीं है। बच्चे की योग्यता और क्षमता के आधार पर सही कैरियर का विकल्प बताने वाले काउंसलर्स ना सिर्फ उनको सही रास्ता दिखा सकते हैं, उक्त व्यवस्था को विभाग द्वारा कब तक लागू करने का विचार रखता है और नहीं तो क्यों? माननीय प्राथमिक शिक्षा मंत्री सुश्री कामाख्या पंडित, माननीय सदस्य, जैसा मैंने अपने उत्तर में बताया, उक्त व्यवस्था का ध्यान पहली बार सदन के माध्यम से मुझे दिलाया गया है। मैं सदन को आश्वासन देती हूँ कि इस दिशा में मेरे विभाग द्वारा अवश्य ही कार्य किया जाएगा। इसके साथ ही विभाग देश के जाने माने करियर काउंसलर से इस विषय में राय लेगा और ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया जाएगा कि राज्य के आखिरी बच्चे तक इसका लाभ पहुंचे। मैं मानने वाले मंत्री जी से एक सवाल पूछना चाहता। प्रदेश सरकार राज्य के नाते पानी की संख्या को देखने हेतु प्रदेश सरकार कर पानी पहुंचाने हेतु क्या काम करेगी, इसका पूरा विवरण इस सभा पटल पर रखा जाए। माननीय उप मुख्यमंत्री एवं जल स्वतंत्र प्रभार श्री तुषार आनंद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहूंगा कि प्रदेश सरकार द्वारा 68 विधानसभा क्षेत्रों में कितने पानी की आवश्यकता है और कितना पानी इन क्षेत्रों में पहले से मौजूद है और साथ ही साथ यह पानी कब तक चलाया जा सकता है और इस पानी को कहां पर जमा किया जा सकता है, इस सभी विषयों पर सरकार द्वारा एक कुंडली तैयार करवा दी गई है और जल्द ही ये आंकड़े जनता के सामने रखे जाएंगे। मैं ये बात सुनिश्चित कर देता हूं कि जब तक इस प्रदेश के एक एक व्यक्ति के घर तक नल से पानी पहुंच रहा है, तब तक हमारा विभाग इस क्षेत्र में कार्य करता रहेगा। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगी कि प्रदेश में पिछले एक वर्ष में कितनी सरकारी परीक्षाएं कराई गई। सरकार विवरण सदन की सभा पटल पर रखिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सभा को यह बताना चाहूंगी कि प्रदेश में गत एक वर्ष में 2 सरकारी परीक्षाएं करवाई गई तथा प्रदेश में 2 परीक्षाओं को पेपर लीक के मामले में रद्द कर दिया गया। क्या विभाग ओपीएस लागू करने के बाद सरकारी कर्मचारियों द्वारा व्यय की जाने वाली अनावश्यक राशि की रोकथाम हेतु कोई कार्य कर रहा है? यदि हाँ तो क्या, यदि नहीं तो क्यों? माननीय वित्त मंत्री श्री सजाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत करवाना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार राज्य पर चल रहे 75,000 करोड़ के कर्ज को खत्म करने हेतु अपना पूरा प्रयास कर रही है। पिछली सरकारों द्वारा छोड़े गए वित्तीय बोझ को कम करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली में जाकर केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर आए हैं। 2024 में खत्म हो रहे शानन पावर प्रोजेक्ट लीज, जो अभी पंजाब सरकार के हाथों में है, हिमाचल प्रदेश सरकार इसे भी हिमाचल में लाने का प्रयास कर रही है। प्रदेश सरकार द्वारा ओपीएस लागू करने का मुख्य कारण प्रदेश के विकास के लिए दिन रात कार्य कर रहे लाखों कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करना है। हमें केंद्र को एमपीएस फंड में राज्य सरकार द्वारा जमा कराई गई राशि को वापस राज्य सरकार को देने की मांग भी की थी, जो कि केंद्र सरकार ने नकार दी है, परंतु राज्य सरकार अपना हक लेने के लिए प्रयासरत है। हिमाचल बाल सत्र करवाने वाला पहला नहीं बल्कि दूसरा राज्य है। इससे पहले भी राजस्थान में ऐसे ही बाल सत्र का आयोजन किया गया था। इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन से न केवल बच्चों के ज्ञान में वृद्धि होती है, बल्कि बच्चों का मनोबल भी बढ़ता है। साथ ही आने वाले भविष्य में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पृष्ठभूमि तैयार होती है।